हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जेके एग्जाम टेकर। सो गाइस, आप लोगों को पता है कि जेकेपी की 800 वैकेंसीज जो हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब अप्रूव कर चुके हैं और कल ही जेकेपी ने अपना जो रूल्स हैं उसमें कुछ अमेंडमेंट लाई हैं। साथ में उन्होंने बोल दिया है कि जो एग्ज़ाम है जेकेपी का, आज से जो एग्ज़ाम है वो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है वो कंडक्ट किया करेगा। सो हम लोग आपको मिलाते आए हैं लोगों से जिन लोगों ने एग्ज़ाम क्रैक किए हैं, जिनका अच्छा रैंक आया है, जो भी रिसेंट टाइम में किसी अच्छी गवर्नमेंट जॉब के लिए सिलेक्ट हुए हैं। सो आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ मैम मनदीप कौर मैम से, ठीक है, जो कि अभी रिसेंटली हुए सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में जिन्होंने क्वालिफाई किया है, जो भी एज ए PSI वर्क कर रहे हैं जम्मू कश्मीर पुलिस में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ यहाँ पे आए। थैंक यू सो मच सर, मुझे आपने यहाँ बुलाया। मैम आपको बुलाने का हमारा एक मोटिव था कि जब हमने अभी कुछ टाइम पहले रक्षी सर का वीडियो अपलोड किया था, उस वीडियो पे कुछ जो गर्ल्स थे उनके कमेंट थे कि सर क्या हम लोग भी एलिजिबल हैं एग्ज़ाम के लिए, हमारा क्या प्रोसेस रहता है, क्या किस तरीके से हम लोग तैयारी कर सकते हैं, हमारा फिजिकल कैसा रहता है, हमें क्या हम लोगों के लिए अच्छी जॉब है कि नहीं है। सो देन मैंने आपको अप्रोच किया कि मैम हमें अगर हो पाए पॉसिबल तो आप टाइम निकालें, तो आपने टाइम निकाला। सो आज आपके साथ मैं यहाँ बैठा हूँ। सो मैम, हम चाहते हैं कि आप कुछ बच्चों को मोटिवेट करो, ठीक है, नॉट ओनली गर्ल्स, आप बॉयज़ को भी मोटिवेट कर सकते हो कि कैसी जॉब रहती है पुलिस की, ठीक है। आपके साथ अभी नियर अबाउट मैम 600 प्लस जो लोग हैं वो भी सिलेक्टेड हुए थे एज ए PSI, जो भी डिफरेंट रीजन में वर्क कर रहे हैं। सो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा पुलिस की जॉब के लिए और आपका कैसा बैकग्राउंड था, आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, आप बता सकते हो? मैं स्टार्टिंग से ही बेल्ट फोर्स की तरफ थोड़ा ज़्यादा इंक्लाइन थी, बिकॉज मेरी स्कूलिंग आर्मी स्कूल से हुई है, प्लस मेरे फादर भी आर्मी में थे, तो एक मुझे स्टार्टिंग से एनवायरनमेंट वैसा मिला है। तो राइट फ्रॉम माय ग्रेजुएशन डेज मैंने CDS के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया था। तो ड्यू टू सम रीजंस वो हो नहीं पाया। सो जब ये वाली वैकेंसीज आई, सो आई कंसीडर्ड इट एज एन अपॉर्चुनिटी कि मुझे वैसे भी बेल्ट फोर्स में ही जाना है। सो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इट। जहाँ तक मेरी प्रिपरेशन की बात है, तो हमारा स्टेज 1 जो था वो था फिज़िकल टेस्ट, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स के लिए थोड़ा अलग अलग क्राइटेरिया रहता है। क्वालिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये सेम रहता है, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों का मिनिमम क्वालिफिकेशन इज ग्रेजुएशन, राइट। एज क्राइटेरिया भी सेम रहता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू फिजिकल स्टैंडर्ड्स वो थोड़ा सा वेरिएशन है उसमें। जैसे गर्ल्स के लिए मिनिमम हाइट जो चाहिए होती है दैट इज़ 5 feet 2 inches, एंड व्हेन इट कम्स टू द टेस्ट, तो जैसे बॉयज़ का 1600 मीटर होता है, हाँ जी, इन 6.5 minutes। तो सेम टाइम में गर्ल्स के लिए इट्स 1000 मीटर, यानी 1 किलोमीटर। 600 मीटर की थोड़ी रिलैक्सेशन हो जाती है, हाँ जी, वहाँ पे थोड़ी सी रिलैक्सेशन हो जाती है। प्लस जैसे आपको पता है बॉयज़ के लिए पुशअप्स वगैरह वो सब रहता है, तो गर्ल्स के लिए ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे सिर्फ एक शॉर्ट पुट जो है वो उसका टेस्ट होता है, उसमें 3 अटेम्प्ट्स दिए जाते हैं। वो 4.5 kg का बॉल होता है, उसमें 3 अटेम्प्ट्स जो है आई गेस 14 to 14.5 feet तक वो थ्रो करना होता है। हाँ जी, बिल्कुल। तो जब मैं इसके लिए प्रिपेयर कर रही थी तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, बिकॉज उस टाइम पे मुझे थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ भी थे, तो मुझे वो चीज़ें ओवरकम करने में 2 से 3 महीने लगे। हाँ जी। तो ये है कि अगर कोई मतलब डे एंड नाइट थोड़ा हार्ड वर्क करे, थोड़ा एफर्ट्स पुट इन करे, तो मुझे लगता है इजीली ये चीज़ हो सकती है। हाँ जी। तो जहाँ जैसे आपने पूछा कि गर्ल्स की क्वेरीज हैं कि वेदर ये दे शुड जॉइन इट और नॉट, मुझे लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि गर्ल्स को नहीं आगे आना चाहिए या कुछ ऐसा, बिकॉज आज के टाइम में एम्प्लॉयमेंट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, यू नो। तो जितनी लड़कों को जॉब की ज़रूरत है उतनी ही लड़कियों को भी एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है। सो ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कियां इस प्रोफेशन में प्रॉस्पर नहीं कर सकती या आगे नहीं आ सकती। मैं तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आई वुड से कि दे शुड लाइक ग्रैब इट एज एन अपॉर्चुनिटी एंड दे शुड डेफिनेटली कम फॉरवर्ड फॉर दिस। सो मैम, आप बताएं, जब आपने फिजिकल एग्ज़ाम की तैयारी की तो आपने बताया कि मैंने 2 मंथ मतलब प्रॉपर तरीके से रनिंग वगैरह की होगी, आपने अपना डाइट कंट्रोल रखा होगा आपने, है ना, और आपने बताया कि आपको कुछ हेल्थ इशू थे, तो आपने सब कुछ अपना मतलब मेंटेन करके रखा 1-2 मंथ के लिए। क्योंकि देखता हूँ कि जब बच्चे रनिंग करते हैं आज के टाइम पे ही किसी ग्राउंड में आप जाते हो, जो लोग एग्ज़ाम की तैयारी करना स्टार्ट कर चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उनका वो पुशअप निकालते हैं रेगुलर, मॉर्निंग में इवनिंग में 2 टाइम पे रनिंग करते हैं। सो क्या ये सब चीज़ें आपने की थी? और आपने बताया कि जैसे आप बैकग्राउंड आपका आर्मी स्कूल था, अब क्या वो लोग भी तैयारी कर सकते हैं जिन्होंने कभी लाइफ में रनिंग ना की हो?
ठीक है, कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं कि बहुत सुस्त हैं लोग कि हम ये चीज़ नहीं कर सकते हैं या ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो उनको कुछ मोटिवेशन की ज़रूरत रहती है हमेशा। सो आप कुछ मोटिवेट कर सकते हो बच्चों को कि नहीं, अगर आपका बैकग्राउंड ऐसा था कि आपको 2 महीने लगे, सो आप 3 महीने में लोग कर सकते हैं तैयारी इसकी। डेफिनेटली कर सकते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप किसी भी चीज़ में डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी, ये 2 चीज़ें बहुत एसेंशियल फैक्टर्स होते हैं। तो अगर आप पूरा एफर्ट्स पुट इन करते हो, डेडिकेशन के साथ हार्ड वर्क करते हो, तो डेफिनेटली कुछ भी अचीव करना इज़ लाइक नॉट कि वो आप नहीं अचीव कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सुबह शाम प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत पहले लॉन्ग बैक छोड़ दी होती है ना। तो ऐसा है कि अगर आप सुबह और शाम को थोड़ी थोड़ी रनिंग की प्रैक्टिस आप स्टार्ट करते हो, मैं नहीं कहती कि आप स्टार्टिंग से ही कुछ एक्सर्शन करो अपने आप को, आप थोड़ा थोड़ा से स्टार्ट करो। टू बिगिन विद आप पहले आप वॉक से स्टार्ट करो, यू नो, फिर जॉगिंग, और फिर आप अपने अकॉर्डिंगली जितना आपके बॉडी उस चीज़ को अडॉप्ट कर सके, तो उस अकॉर्डिंग अगर आप एक कंसिस्टेंसी के साथ चलते हो तो डेफिनेटली आप अचीव कर सकते हो उस चीज़ को। मतलब 2 महीने 3 महीने की बात करें, कम टाइम नहीं है, आराम से 2-3 महीने में आराम से कोई भी अचीव कर सकता है। बस बात यह है कि आपके अंदर एक शिद्दत होनी चाहिए कि नहीं, हमें ये चीज़ चाहिए, हमें ये जॉब चाहिए, हमें इसमें सिलेक्शन चाहिए, तो आप हर चीज़ यहाँ कर सकते हो। साथ में मैम आप बताएं, जब आपका फिजिकल हुआ, ठीक है, अब तो फिजिकल जो है वो बाद में हो चुका है, रूल्स नए आ चुके हैं, बच्चों को बता चुका हूँ इसके बारे में, उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब आफ्टर फिजिकल आपका जब रिटन एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, आपने बताया कि रिटन एग्ज़ाम होने के बाद हमारा इंटरव्यू हुआ। सो रिटन एग्ज़ाम के लिए आपने जब तैयारी की थी अपने, तो कितना आपको, जैसे आपने बताया कि आप शायद बीएससी बैकग्राउंड के हो, तो बीएससी स्टूडेंट को एक जनरल स्टडीज़ का पार्ट कवर करना, क्योंकि जो सिलेबस था वो सेम था जो यूपीएससी प्री का सिलेबस रहता है, सो कितना डिफिकल्ट टास्क रहा आपके लिए? वेल मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं रहा, आई मस्ट से, बिकॉज मैं इससे पहले पीएससी के लिए प्रिपेयर कर रही थी, तो एक वो फ्लो जो था दैट कंटिन्यूड बिल्कुल, तो इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आई। एक्चुअली जैसे ही हमारी ये वैकेंसीज अनाउंस हुई थी, तो मैंने जो फिजिकल दैट इज़ जो हमारा स्टेज 1 था, उसकी प्रिपरेशन के साथ साथ मैंने रिटन की भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। मैंने कोचिंग भी ली थी, प्लस सेल्फ प्रिपरेशन भी मैंने करा था, बिकॉज आई बिलीव कि कोचिंग भी आपके लिए उतना ही एसेंशियल होता है, बिकॉज कोचिंग से आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाता है, आपको पता है एक प्रॉपर चैनल के थ्रू यू नो आप चलते हैं, आपको जो है वो सही आपको लाइक पाथ मिल जाता है, ट्रैक मिल जाता है, और उसी में एक एसेंशियल रोल प्ले करता है आपकी सेल्फ प्रिपरेशन। जब आप खुद भी किसी चीज़ को प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि टीचर आपको आपकी क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं, टीचर आपको बता सकते हैं, बाकी रिमेनिंग जो है वो आपने खुद ही करना है ना। तो मैंने स्टेज 1 के साथ साथ ही स्टेज 2 की भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी उस टाइम पे। तो कुछ एक यूट्यूब चैनल्स भी थे, वहाँ से भी मुझे काफ़ी हेल्प मिली। प्लस जैसे आपने अपने स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन के लिए पूछा, तो उसमें मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जब हम किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, मैंने बहुत बार ये चीज़ नोटिस करी है कि एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, वो उस एग्ज़ाम का जो प्रीवियस कट ऑफ होता है ना जी, उसको माइंड में लेके चलते हैं, बस हमें इतना ही मार्क्स स्कोर करने हैं। एग्जैक्टली, बिकॉज मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो मेरे साथ प्रिपेयर करते थे इस एग्ज़ाम के लिए, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये ब्लंडर किया जी। दे यूज टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली कि लास्ट टाइम अगर जनरल कैटेगरी का मेरिट सपोज 70 था, तो इस बार ज़्यादा से ज़्यादा 75 से 80 के बीच में रहेगा, या अगर कैटेगरी मतलब यू नो, तो जब आप कट ऑफ को माइंड में रख के प्रिपेयर करते हो किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत लिमिटेड हो जाती है। सो मैं यही कहना चाहूँगी, यही सजेस्ट करना चाहूँगी एस्पिरेंट्स को कि वो कट ऑफ को माइंड में रख के कभी भी ना चलें, स्पेशली इस एग्ज़ाम को लेके, बिकॉज पुलिस डिपार्टमेंट में आने वाले टाइम में जो आगे प्रमोशंस होंगी वो सिलेक्शन के मेरिट के बेस पे होंगी। सो ये चीज़ आपको लॉन्ग रन में बहुत हार्म कर सकती है। मे बी आप सिलेक्ट हो जाएं, बट इन द लॉन्ग रन इन योर करियर दिस कैन एक्ट एज एन हर्डल। बिल्कुल, मतलब ऐसा ही रहता है हर एग्ज़ाम में कि जिनके मार्क्स ज़्यादा होते हैं पहले उन्हीं को प्रमोशन मिलती है ना। और अब क्या है, ये बच्चों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे मैं बात करता हूँ कि कोई कॉल करता है
रिगार्डिंग कि सर मैं SC कैटेगरी का हूँ, मैं ST का हूँ, मेरे को 50 मार्क्स की ही तैयारी करनी है, तो वो उतने ही मार्क्स में रह जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है आप लोगों का कि आप क्यों ये लेके चल रहे हो कि जो एग्ज़ाम है 100 मार्क्स का है, हमें 70 मार्क्स की ही तैयारी करनी है, हमें 100 मार्क्स की ही तैयारी करनी है, हमें फर्स्ट रैंक लेके आना है, ना कि हमें लास्ट रैंक तक पहुंचना है। आओगे तो कुछ मैटर नहीं करता, लेकिन आप लोग तैयारी तो कम से कम बेस्ट की करो ना। बेस्ट नहीं होगा तो कम से कम आपका गुड तो हो जाएगा। तो ये बात दिमाग से निकाल दो कि आपने तैयारी करनी है लिमिटेड मार्क्स के लिए। साथ में आप बताओ, जैसे आपने ही मुझे बताया इसके बारे में कि आपका जो बैच था इसमें 30 के अप्रॉक्स शायद लड़कियां थी जो इस टाइम पे एज ए PSI वर्क कर रही हैं, ठीक है। और एक बात बता दूं, मैम ने अभी मुझे बताया इसके बारे में कि जो आउटडोर रहता है आपका, ठीक है, जिसमें क्या जो आपका सारा फिजिकल जो एक्टिविटीज़ वगैरह रहती है, उसमें जो फर्स्ट रैंक आया था ड्यूरिंग योर 9th मंथ का जो आपका पूरा वहाँ पे ट्रेनिंग कोर्स था, उसमें एक लड़की आई थी, ठीक है, आउटडोर बेस्ट एक लड़की आई थी। आपको रक्षे साथ हमने मिलाया, वो आपके इंडोर में बेस्ट थे, तो आउटडोर बेस्ट आपकी एक लड़की आई थी। हमारी कोशिश रहेगी कि हम भी आपको उनसे जल्दी ही यहाँ पे मिलाए। सो लड़कियां आज के टाइम पे किसी भी चीज़ में पीछे नहीं हैं, ठीक है। आप लोग बस ये एक मेंटेलिटी है, ना कि मैं कह रहा हूँ कि आपके पेरेंट्स की है, मेरे खुद के पेरेंट्स की ऐसी मेंटेलिटी है कि यार हमारी बेटी है, हम इसे डिफेंस में नहीं जाने देंगे, ठीक है। आज के टाइम पे आप देख रहे हो रोज़ न्यूज़ आती है, जैसे अभी कुछ न्यूज़ आई थी जो IAF है आपका इंडियन एयरफोर्स में, उसमें शायद रजौरी की कोई लड़की थी, ठीक है। तो आपको ये नहीं लेके चलना है कि नहीं हम लड़कियां हैं, हम बैंक के जॉब के लिए सही हैं, हम टीचर की जॉब के लिए सही हैं। आप लोग किसी भी चीज़ में जा सकते हो अगर आपका मन है तो, ठीक है। मन आपने बनाना है, बाद में जो पेरेंट्स हैं वो आपने खुद से ही बनाने हैं। अब मैम आपका रिटर्न हुआ क्वालिफाई, उसके बाद आपकी जो ट्रेनिंग रही थी, ठीक है, शायद 9 मंथ के अराउंड की आपकी ट्रेनिंग थी, 1 ईयर की, लेकिन आपकी जो ट्रेनिंग थी वो बहुत ज़्यादा चल गई थी ड्यू टू कोविड और जो पंचायत के इलेक्शन हुए थे, है ना। तो मैम वहाँ पे जैसे आपने बताया कि अगर नियर अबाउट 600 वैकेंसीज थी जिसमें 30 के अप्रॉक्स गर्ल थी, तो क्या वहाँ पे कभी आपको ऐसा फील हुआ कि यार नहीं यार हम लड़कियाँ कम हैं, यहाँ पे लड़के ज़्यादा हैं, थोड़ा इंसान अंदर से डिमोटिवेट होता है, या कहीं कोई आपके जो लड़के हैं या जो आपके ऑफिसर रहते हैं उन्होंने आपको ऐसा फील करवाया हो कि नहीं यार आप तो लड़कियाँ हो? नहीं, मुझे नहीं लगता थ्रू आउट द ट्रेनिंग या अभी फील्ड में आने के बाद भी कोई ऐसा एज सच कोई एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, जब आप बेल्ट फोर्स में आते हैं, एक तो ये है कि आप मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं इस चीज़ के लिए। मे बी स्टार्टिंग में हमारे साथ भी हुआ, 1-2 दिन हमें कुछ हेजिटेशन थी, ये इट्स नेचुरल। लेकिन जब वंस यू गेट इनटू इट, जब आप ट्रेनिंग में एक बारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, तो उसके बाद मुझे नहीं लगता किसी के दिमाग में कि ये लड़का है ये लड़की है, ऐसा कुछ रहता है। वहाँ पे इनफैक्ट एक स्लोगन रहता है कि इक्वल परेड एंड इक्वल ग्रेड, कि अगर आप इक्वल सैलरी ले रहे हैं तो काम भी बराबर करना है, आपकी ट्रेनिंग भी बराबर रहेगी, एंड सब कुछ वहाँ पे सेम है। इनफैक्ट जब अब हम फील्ड में आ गए हैं, अभी भी हमें नाका ड्यूटी, नाइट ड्यूटी, एवरीथिंग इज़ इक्वलेंट एज फॉर द बॉयज़। सो ऐसा कुछ नहीं है कि लड़की या लड़के में कुछ डिफरेंस किया जाता है। और एक चीज़ और है कि हमें हमारे जो बैचमेट्स हैं उनसे काफ़ी सपोर्ट मिलता है। आपके जो कलीग्स हैं, बीइंग अ मेल, ऐसा कुछ नहीं है कि वो आपको कुछ कुछ इन्फीरियर फील कराएं या कुछ। इनफैक्ट मुझे लगता है हमारे जितने भी बैचमेट्स थे उन्होंने हमें एनकरेज ही किया है। और जहाँ पे ट्रेनिंग की मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि हमारी वहाँ पे 22 प्लाटून्स थी टोटल। उनमें से एक प्लाटून दैट वाज एक्सक्लूसिवली फॉर गर्ल्स, रिमेनिंग 21 प्लाटून्स जो थी वो बॉयज़ की थी। और उन टोटल 22 प्लाटून्स में से सबसे बेस्ट ड्रिल जो थी वो हमारी गर्ल्स की प्लाटून की थी। आज तक हमारे बैचमेट्स जो हैं, जब भी हम ट्रेनिंग का कुछ भी बात डिस्कस करते हैं तो वो हमेशा यही कहते हैं कि मैम आप लोगों की प्लाटून की ड्रिल सबसे अच्छी थी। इनफैक्ट वहाँ भी मंडे परेड में हमारा टेस्ट होता था, तो उसमें भी हमेशा हमारी प्लाटून ही फर्स्ट रहती थी। सो ऐसा कुछ भी नहीं है। स्पेशली गर्ल एक्सपीरियंस से मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने आप को कहीं पे भी आप कम ना समझें। यू आर एट पार टू बॉयज़। आज के टाइम पे कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ पे लड़कियाँ नहीं हैं, या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे लड़कियाँ अचीव नहीं कर सकती। दे कैन डू ईच एंड एवरी थिंग। ऑल यू नीड इज़ अपने आप को मोटिवेट करो, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करो इस चीज़ के लिए। अगर आप खुद को ये सोच के कि हम लड़कियाँ हैं, आप पीछे पीछे रहोगे तो आप एक्चुअल में बहुत पीछे रह जाओगे। ऑल यू हैव टू थिंक इज़ कि मैं कुछ भी अचीव कर सकती हूँ, एंड यू कैन एक्चुअली डू इट। जी मैम। सो मैम, अब ये सब कुछ था बच्चों के लिए कि जो भी इनका तैयारी रही, ठीक है। और अब के टाइम पे तो आपका जो इंटरव्यू था, आपका इंटरव्यू हुआ, वहाँ पे आपने अच्छा स्कोर किया वहाँ पे भी, ठीक है। तो जो भी एग्ज़ाम होंगे JK PSI के, इनमें इंटरव्यू जो है
वो गवर्नमेंट ख़त्म कर चुकी है, ठीक है। तो मैम आपकी तरफ से कोई बच्चों के लिए कोई मैसेज रहे कि थोड़ा गाइडेंस आपकी तरफ से जो भी आप उनको बोलना चाहो एक 1 लाइन और 2 लाइन की फॉर्म में। मैं सभी एस्पिरेंट्स से यही कहना चाहूँगी कि सिर्फ ज़रूरी नहीं है इसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, आप जिस भी चीज़ के लिए प्रिपेयर करें, बेशक आप बॉय हैं गर्ल हैं कुछ भी हैं, तो आपकी प्रिपरेशन में, आपकी जर्नी में आपको हमेशा बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आएंगे, बहुत सारे हर्डल्स आएंगे, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आएंगे व्हेन यू विल फील लाइक गिविंग अप। आपको लगेगा कि नहीं मुझसे नहीं हो सकता। मे बी आप में से बहुत सारे लोग उनको फिजिकल स्टेज में ये प्रॉब्लम आए या कुछ को रिटर्न की प्रिपरेशन में आए, जब भी आपको ऐसा लगे यू फील लाइक गिविंग अप, तो आपने अपने उस ऑब्स्टेकल को, उस हर्डल को एज अ स्टेपिंग स्टोन मान के चलना है। अगर आप उस ऑब्स्टेकल को एज अ ऑब्स्टेकल ही ट्रीट करोगे जी, तो वो चीज़ आपको बिल्कुल ब्रेक कर देगी। जी मैम। सो हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड रखिए। सो मैम थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ यहाँ जुड़े, Thank you so बच्चों को much. मोटिवेट किया। सो मैम की तरफ से आपके लिए यही मैसेज है, जहाँ हम भी आपको हमेशा यही गाइड करते हैं कि यार जो भी काम करो, चाहे आप नहीं करो गवर्नमेंट जॉब, आप कोई प्राइवेट काम करना चाहते हो, आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, आप कुछ भी काम करना चाहते हो, जहाँ पे भी काम करना है, बस उस काम को ये लेके चलो कि ये चीज़ नहीं है तो मेरी लाइफ में मेरे पास कुछ नहीं है, ठीक है। अगर वो चीज़ दिमाग में लेके चलोगे कि भाई ये नहीं मिला तो मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो उस चीज़ को अचीव करने के लिए बेशक 1 महीना, 2 महीना, साल, 2 साल, लेकिन आफ्टर 2 ईयर आप उस फील्ड में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। सो मैम हमारी तरफ से, हमारे बच्चों की तरफ से आपको कंग्रेचुलेशंस कि आप इतनी अच्छी जॉब पे हो, अभी अच्छे रैंक पे हो, और मेरी यही दुआ रहेगी आपके साथ कि आप जल्दी ही इंस्पेक्टर बने और आप बच्चों को आके यहाँ पे मोटिवेट करते रहें। Thank you so much. ठीक है, थैंक यू सो मच।